हम इंसानों को ना अक्सर ये लगता है कि हम बहुत सभ्य हो गए हैं। हाँ, मतलब आधुनिक समाज और इन कानूनों ने हमें बदल दिया है। बिल्कुल। हमें लगता है कि तकनीक ने हमें हमारे उस आदिम और हिंसक स्वभाव से बहुत दूर कर दिया है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? देखिए, मनोवैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि बस एक स्क्रीन और एक सुरक्षित दूरी चाहिए और कोई भी आम इंसान। हाँ, वो रोमन साम्राज्य के उस क्रूर दर्शक में बदल सकता है जो अखाड़े में मौत का तमाशा एंजॉय करता है। एकदम सही का। और आज के हमारे इस डीप डाइव में हम एक ऐसी ही कहानी के स्रोतों का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो इसी डार्क साइकोलॉजी पर आधारित है। और ये कहानी इतनी खौफनाक है कि रोंगटे खड़े कर देती है। तो बेसिकली ये कहानी है एक साइको टेलीविजन प्रोड्यूसर की, जिसका नाम है ब्रेकिल। और ये ब्रेकिल करता क्या है? वो दुनिया के 10 सबसे खतरनाक मौत की सजा पाए कैदियों को खरीदता है। हाँ, और उन्हें एक निर्जन द्वीप पर छोड़ देता है। मकसद सिर्फ एक लाइव सर्वाइवल शो बनाना जहां केवल एक इंसान जिंदा बचेगा। ये पृष्ठभूमि जितनी डरावनी है ना, उतनी ही हमारे आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन सिर्फ इस खूनी खेल की कहानी को सुनाना नहीं है। नहीं, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे लालच और मानवीय नैतिकता का पतन इंसान को जानवरों से भी बदतर बना देता है। और साथ ही हम उस एक शख्स की अविश्वसनीय सर्वाइवल स्टोरी को भी डिकोड करेंगे जो इस पूरे सिस्टम को अंदर से तबाह कर देता है, जैक। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, जहां से ये पूरा का पूरा खौफनाक सिस्टम तैयार होता है। स्रोत हमें सबसे पहले बेलारूस की एक बेहद हाई सिक्योरिटी जेल में ले जाते हैं। वहां ब्रेकिल अपने इस नए प्रोजेक्ट के लिए कैदियों की बोली लगा रहा है। ये हिस्सा बहुत अजीब है। वो इंसानों को ऐसे खरीद रहा है जैसे कोई बाजार से सामान खरीदता है ना? बिल्कुल। इसे हम कमोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ कह सकते हैं, यानी इंसान का पूरी तरह से बाजारीकरण। हाँ, और जब एक संस्थागत जेल प्रणाली किसी इंसान को एक प्राइवेट प्रोड्यूसर को बेच दे, तो इसका सीधा मतलब है कि सिस्टम में नैतिकता नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। एकदम सही। और ब्रेकिल का प्लान तो बहुत साफ था। इस खूनी खेल को उसकी अपनी प्राइवेट वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, और जो जीतेगा उसे आजादी मिलेगी। हाँ, ये हिंसा का पूरी तरह से गेमिफिकेशन है। जिंदगी और मौत को बस एक खेल के नियमों में बांध दिया गया। और इस खेल का सेटअप देखिए, उस पूरे द्वीप को एक विशाल स्टूडियो में तब्दील कर दिया गया है। हाँ, गोल्डी नाम के क्रू मेंबर ने वहां 400 सीसीटीवी कैमरे छिपाए हैं। 400 कैमरे। और ब्रेकिल का सख्त निर्देश है कि देखो, खेल का नेचुरल या जंगली फील खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी बीच एक टीवी पत्रकार है, डोना। वो ब्रेकिल को चुनौती देती है। हाँ, वो उसे अनैतिक और गैर कानूनी बताती है। लेकिन ब्रेकिल बस उस पर हंस देता है। उसका ये आत्मविश्वास एक बहुत ही गहरे सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से आता है। उसे लगता है कि पैसे और तकनीक के दम पे वो कानून से ऊपर हैं। बिल्कुल। उसे लगता है कि कोई कानूनी दायरा उस पर लागू ही नहीं होता। डोना यहाँ समाज की उस कमजोर आवाज की तरह है जो गलत को गलत तो कहती है, लेकिन इस विशाल पूंजीवादी ढांचे को रोक नहीं पाती। सही कहा। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक कैदी भागने की कोशिश में मारा जाता है, तो ब्रेकिल को एक रिप्लेसमेंट चाहिए। और फिर उसकी टीम अल साल्वाडोर की जेल जाती है। वहां वो एक खूंखार अरब कैदी का टेस्ट ले रहे होते हैं। वही जो बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद 2 लोगों को मार गिराता है। हाँ वही। ब्रेकिल की टीम को लगता है कि बस उन्हें अपना स्टार मिल गया, लेकिन तभी जैक नाम का एक और कैदी वहां लाया जाता है। और जैक क्या करता है? वो उस खूंखार अरब कैदी को सिर्फ 2 घूंसों में ढेर कर देता है। अरे बाप रे, सिर्फ 2 घूंसे! और ब्रेकिल जैक की ताकत देखकर उसे तुरंत चुन लेता है। यहाँ ब्रेकिल को लगता है कि उसने अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन ग्लैडिएटर खरीद लिया है। लेकिन असल में उसने अपने ही खेल में एक ट्रोजन हॉर्स की एंट्री करा दी है। जैक बाहर से तो सिस्टम का हिस्सा लगता है, लेकिन वो अंदर से उसे तबाह करने वाला है। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। अच्छा, अब यहाँ से द्वीप पर खेल शुरू होता है, और नियम इतने क्रूर हैं कि सुनकर ही रूह कांप जाए। हाँ, हर कैदी के पैर में एक टाइमर वाला बम लगा दिया गया है। और जीवित रहने के लिए उनके पास केवल 30 घंटे हैं। 1 सेकंड की भी देरी हुई तो बम फट जाएगा। इस बम की कार्यप्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोई हथियार नहीं है। तो और क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर है। जब इंसान के पास समय कम हो और जान का खतरा हो, तो दिमाग का तार्किक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। वो पूरी तरह से फ्लाइट और फाइट मोड में आ जाते हैं। बिल्कुल। ब्रेकिल यही तो चाहता है
कि ये कैदी इंसानियत भूलकर बस जानवरों की तरह एक दूसरे से लड़ें। और ये जानवर बनने की प्रक्रिया हेलीकॉप्टर से नीचे फेंके जाते ही शुरू हो जाती है। एक गुस्सैल कैदी तो हेलीकॉप्टर में ही गार्ड से भिड़ जाता है और मारा जाता है। लेकिन जैक की प्रतिक्रिया एकदम अलग है। हाँ, वो पैनिक नहीं करता। वो गिरते समय हेलीकॉप्टर की दिशा और गार्ड्स की लोकेशन नोट कर रहा होता है। इसे कहते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस। जहां बाकी कैदी डर के मारे बिना सोचे समझे रिएक्ट कर रहे हैं, जैक वहां टैक्टिकल असेसमेंट कर रहा है। हालांकि गार्ड को पीटने की वजह से उसे बिना चाबी के ही नीचे फेंक दिया जाता है। हाँ, अब द्वीप पर जैक की मुलाकात पाको नाम के एक कैदी से होती है। और पाको, वो तो किसी को मारने नहीं आया है, वो तो बस अपनी पत्नी रोजा को खोज रहा है। और वो अपनी चाबी जैक को दे देता है। अब यहाँ एक बात बताइए, जब सारे कैदी खूंखार हत्यारे हैं तो पाको जैसा सीधा इंसान वहां क्या कर रहा है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, रियलिटी टीवी के मनोविज्ञान में दर्शकों को सिर्फ एक्शन नहीं चाहिए होता। उन्हें ड्रामा चाहिए। बिल्कुल, उन्हें कहानी चाहिए, अलग अलग आर्केटाइप्स चाहिए। पाको यहाँ एक ट्रैजिक हीरो का किरदार है ओहो, जो दर्शकों की सहानुभूति बटोरेगा। हाँ। और दूसरी तरफ स्टारली और सागा जैसे कैदी हैं जो पूरी तरह से साइकोपैथ हैं और उन्होंने टीम बना ली है। मतलब ब्रैकेल ने जानबूझकर ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जहां कमजोर और हिंसक लोगों का टकराव हो। एकदम सही, क्योंकि वही सबसे ज्यादा टीआरपी लाता है। और ये हथकंडा काम भी कर रहा है। जैसे ही जैक एक बहुत ही विशालकाय कैदी को एक खतरनाक लड़ाई में हराता है, वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या कुछ हजार से बढ़कर सीधे 1,20,00,000 हो जाती है। 1,20,00,000 लोग, ये तो पागलपन है। वो अपनी स्क्रीन पर किसी की असल मौत एंजॉय कर रहे हैं। मनोविज्ञान में इसे पैरासोशल डिटैचमेंट कहते हैं। स्क्रीन एक ढाल का काम करती है। तो मतलब उन्हें ये सब असली नहीं लगता, एक वीडियो गेम जैसा लगता है। हाँ, ये बाइस्टैंडर इफेक्ट का एक बहुत भयानक रूप है। इतनी बड़ी भीड़ में किसी को महसूस ही नहीं होता कि वो किसी अपराध का हिस्सा है। लेकिन इसी भीड़ में एक इंसान है जो कुछ और ही देख रहा है। FBI एजेंट ब्रैड विलिस। हाँ, ब्रैड जांच करता है और एक ऐसा सच सामने लाता है जो कहानी को पूरी तरह से पलट देता है। वो सच ये है कि जैक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है। उसका असली नाम जैक राइली है। और वो कोई आम कैदी नहीं, बल्कि एक पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी है, ब्लैक ऑप्स का हिस्सा। ब्लैक ऑप्स यानी वो गुप्त सैन्य मिशन जिन्हें सरकार कभी आधिकारिक तौर पर मानती नहीं है। बिल्कुल। इसका मतलब जैक को सिस्टम के बाहर रहकर काम करने, छिपने और बिना संसाधनों के सरवाइव करने की एक्सट्रीम ट्रेनिंग मिली है। और विडंबना देखिए, अमेरिकी सरकार ने ही जैक को एक गुप्त मिशन के तहत जानबूझकर जेल में डाला था, एक ड्रग माफिया को मारने के लिए। पर उठा लाए। एजेंट ब्रैड ये सारी सच्चाई जैक की पत्नी सारा को बताता है। सारा तो ये जानकर पूरी तरह टूट जाती है। उसका पति जो सालों से गायब था, वो अब एक लाइव मौत के खेल में फंसा है। ये जैक की त्रासदी है। पहले सरकार ने इस्तेमाल करके फेंका और अब ब्रेकेल मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वो एक बात भूल गए, जब आप किसी इंसान को हर सिस्टम से बाहर कर देते हैं ना, तो वो खुद एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। सही बात है। अब वापस द्वीप पर चलते हैं जहाँ हिंसा अपने चरम पर पहुंच रही है। पाको अपनी पत्नी रोजा को ढूंढ लेता है। वो पल बहुत भावुक होता है, लेकिन तभी स्टारली और सागा वहां पहुंच जाते हैं। और स्टारली जो करता है वो इंसानियत की सारी हदें पार कर देता है। हाँ, वो रिमोट दबाकर रोजा के पैर का बम फोड़ देता है। अरे बाप रे। और फिर पाको को एक पेड़ से बांध देता है ताकि वो तड़प तड़प कर ये सब देखे। ये सिर्फ हिंसा नहीं है, इसे मनोवैज्ञानिक आतंकवाद कहते हैं। स्टारली पाको को मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है। ये दिखाता है कि जब नियम हट जाते हैं तो इंसान कितना विकृत हो सकता है। इस क्रूरता को देखकर तो कंट्रोल रूम में बैठे क्रू मेंबर्स जूली और गोल्डी वो भी काम जाते हैं। हाँ, वो ब्रेकेल से शो रोकने की भीख मांगते हैं। लेकिन ब्रेकेल, एडी और बेला वो पैसों के लालच में इतने अंधे हैं कि शो जारी रखते हैं। इसे आप स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट से जोड़कर देख सकते हैं। वो कैसे? जब इंसान को एक अथॉरिटी की पोजीशन मिल जाती है तो वो दूसरों के प्रति सारी संवेदना खो देता है। ब्रेकेल के लिए वो कंट्रोल रूम एक सुरक्षित किला है। उसे वहां खून या दर्द महसूस नहीं हो रहा। उसके लिए स्क्रीन पर मर रहे लोग केवल पिक्सल्स हैं जो डॉलर छाप रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उसका ये भ्रम बहुत जल्दी टूटने वाला है। हाँ, क्योंकि जैक घायल पाको को ढूंढ लेता है और यहाँ जैक एक ऐसा कदम उठाता है जो पूरा गेम पलट देता है। वो अपने पैर में लगे बम के GPS ट्रैकर को नष्ट कर देता है। सोचने वाली बात है, वो बम को डिफ्यूज नहीं करता, वो ट्रैकर तोड़ता है। और यही इस डीप डाइव का एक बहुत अहम बिंदु है।
ट्रैकर वो अदृश्य पट्टा था जिससे ब्रेकेल ने जैक को बांधा हुआ था। ट्रैकर टूटते ही जैक रडार से गायब। अब वो खेल का हिस्सा नहीं है, वो एक अदृश्य खतरा बन चुका है। उसने खेल के डिजाइन को उसी के निर्माता के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद जैक सीधा ब्रेकेल के बेस पर हमला करता है, लेकिन वो पुलिस या FBI को कॉल नहीं करता। नहीं, वो अपनी पत्नी सारा को कॉल करता है। हाँ, और उसे बैंक डिटेल्स और उस गुप्त द्वीप के कोऑर्डिनेट्स देता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, कोई भी आम इंसान सबसे पहले पुलिस को बुलाएगा। जैक ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि जैक का संस्थानों से मतलब सिस्टम से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। उसे पता है कि सरकारी मशीनरी कितनी धीमी और भ्रष्ट है। तो उसकी पहली प्राथमिकता अपनी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित करना है। बिल्कुल, वो सारा को जानकारी देता है ताकि वो सुरक्षित जगह से FBI को बता सके। ये एक्सट्रीम स्ट्रेस में भी उसकी तार्किक क्षमता का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन जब जैक बेस कैंप पर होता है, तभी द्वीप पर सैगा और स्टारली मिलकर पाको को जिंदा जला देते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक है और जैक दूर से बेबसी में ये सब देखता है। वो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन वो वहीं कसम खाता है कि वो अब इस खेल को सिर्फ जीतेगा नहीं, इसका अंत करेगा। पाको की मौत ना उस द्वीप पर बची हुई आखिरी इंसानियत की मौत का प्रतीक है। हाँ, और अब जैक के पास कोई नैतिक दुविधा नहीं बची है। ये सर्वाइवल नहीं, बदले और न्याय का मिशन बन गया है। और यहीं से कहानी अपने सबसे विस्फोटक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। जैक सबसे पहले सैगा का सामना करता है। एक गोदाम में दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है। सैगा एक मोलोटोव फेंकता है। देखिए, मोलोटोव कॉकटेल कोई हाईटेक हथियार नहीं है, कांच की बोतल में भरा ज्वलनशील पदार्थ। ये दिखाता है कि लड़ाई अब बिल्कुल आदिम स्तर पर आ चुकी है। हाँ, और उस विस्फोट में क्रीबू मारा जाता है, लेकिन जैक आग से जिंदा बच निकलता है और सागा को बुरी तरह पीटता है। इसी बीच आसमान से हथियारों की एक सप्लाई ड्रॉप होती है और स्टारली पागलपन में वहां मौजूद सारे कैमरामैन को मार डालता है। जैक और स्टारले के बीच भयंकर गोलियों की बौछार होती है और जैक गिर जाता है। सबको लगता है वो मर गया। उसकी पत्नी सारा टूट जाती है। दर्शकों के लिए ये क्लाइमैक्स है, लेकिन असली खेल तो असली खेल कंट्रोल रूम में चल रहा है। बिल्कुल। FBI के पहुंचने की खबर मिलते ही ब्रेके का असली चेहरा सामने आता है। वो अपने ही क्रू को धोखा दे देता है। वो सिर्फ एडी के साथ सारा पैसा लेकर भागने की कोशिश करता है। और जब गोल्डी अपने हिस्से के पैसे मांगता है तो ब्रेके उसे मरवा देता है। क्या ये कहना गलत होगा कि ब्रेके का लालच उन हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है? बिल्कुल नहीं। जब संस्थागत या कॉर्पोरेट लालच हिंसक हो जाता है ना, तो वो किसी भी इंडिविजुअल साइकोपैथ से ज्यादा डरावना होता है। इसे कॉर्पोरेट कैनिबलिज्म कहते हैं। मतलब मुनाफा खतरे में पड़ा तो अपने ही लोगों को खा जाओ। हाँ, लेकिन यही लालच अब ब्रेकेल को खाने वाला है। भागने से पहले ब्रेकेल स्टारली को विजेता मानकर उसका बम तो निकाल देता है, लेकिन उसे पैसे देने से मना कर देता है। और फिर स्टारली जो करता है, वो गार्ड्स को मारकर सीधा कंट्रोल रूम में घुसता है और जूली को छोड़कर सबको भून डालता है। आपने जिस राक्षस को पाला, उसी ने आपको निगल लिया। ब्रेकर समझ ही नहीं पाया कि एक साइकोपैथ के साथ बिजनेस डील नहीं हो सकती। और तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरवाजा खुलता है और जैक सामने खड़ा होता है। वो जिंदा है। स्टारली एकदम से चाल बदलता है। वो जैक को साथ मिलकर काम करने का ऑफर देता है, लेकिन जैक कोई हॉलीवुड हीरो वाला डायलॉग नहीं बोलता। वो बिना कुछ सोच रहे स्टारली को मार गिराता है। हाँ, खतरा सामने है तो उसे तुरंत खत्म करो, कोई ड्रामा नहीं। जैक की ट्रेनिंग उसे यही सिखाती है, थ्रेट को न्यूट्रलाइज करो। अब बचता है सिर्फ ब्रेकेल। वो हेलीकॉप्टर से भागने लगता है, हवा में उड़ चुका है। लेकिन तभी जूली जैक को ब्रेकेल के हेलीकॉप्टर के बम का रिमोट दे देती है और जैक बिना पलक झपकाए बटन दबाता है। ब्रेकेल हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है और इसके साथ ही खेल का अंत होता है। अंततः जैक टेक्सास अपने घर, अपनी पत्नी और बच्चों के पास लौट जाता है। यहाँ न्याय पर एक बहुत बड़ी बहस खड़ी होती है। अगर FBI ब्रेकेल को गिरफ्तार कर लेती तो क्या होता? शायद वो अपने वकीलों और पैसों के दम पर कानून की कमियों का फायदा उठाता और बच निकलता। हाँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ बिकाऊ है, वहाँ जैक ने जो न्याय किया वो संस्थागत तो नहीं था, लेकिन वो पूर्ण और अंतिम था। तो अगर हम इन सारे स्रोतों का सार निकालें तो ये साफ है कि ये कहानी सिर्फ एक खूनी खेल की नहीं थी। बिल्कुल, ये दिखाती है कि जब इंसानियत की जगह लालच ले लेता है तो इंसान जानवरों से भी बदतर हो जाता है। और जैक की जीत सिर्फ शारीरिक ताकत की जीत नहीं है, वो एक पति और पिता के रूप में उसकी उस मानसिक इच्छा शक्ति की जीत है जिसने उसे मशीन बनने से रोके रखा। और दर्शकों के रूप में ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है
जो हिंसा स्क्रीन पर हमें रोमांचित करती है वो असल जिंदगी में किसी का सबसे बड़ा दर्द हो सकती है। सही कहा। इसी विचार के साथ मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। कैसा सवाल? जरा कल्पना कीजिए, अगर कल इंटरनेट के किसी डार्क कोने में ऐसा ही कोई लाइव शो सच में शुरू हो जाए, तो क्या ये समाज उसे देखने से खुद को रोक पाएगा? सोचने वाली बात है। हम अपने मनोरंजन के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद बहुत ही डरावना हो। खैर, आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।